तो अपन पढ़ रहे हैं यूरिया के रासायनिक गुण, और यूरिया के रासायनिक गुण में नंबर 1 पढ़ा अपन ने यूरिया की क्षारीय प्रकृति, और उसके बाद नंबर 2 पढ़ा है यूरिया का जल अपघटन, और नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया। बिल्कुल शांत होकर के देखें, जिनने पढ़ लिया है वो भी शांति से दोबारा से समझ लें। सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया, ठीक है। तो यूरिया की अभिक्रिया अपन सोडियम हाइपोब्रोमाइड से कराएंगे। ये यूरिया ले लिया अपन ने NH2CONH2, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के ध्यान रखें कितने अणु लेने हैं, 3। सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है NaOBr। NaBr तो सोडियम ब्रोमाइड है ना, NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है। अगर ये NaOCl होता तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। इससे अभिक्रिया करानी है तो ऐसे याद रखो, 3 तो NaBr, 3 तो क्या बनेंगे NaBr, और 3 O बचेंगे क्या, अरे 3 NaOBr से 3 NaBr बन जाएंगे तो 3 O आएंगे, O ऑक्सीजन। अच्छा, एक इसमें से N2 गैस निकल जाती है, 2N है ना, एक कौन सी गैस निकल जाएगी, N2। अब 3 O को कैसे जोड़ोगे, एक O को तो इस H2 से जोड़ दो, H2 बन जाएगा, एक O को इस H2 से जोड़ दो, 2 H2 बन जाएंगे, एक O को यहाँ जोड़ दो, कौन सी गैस बन जाएगी, CO2। तो 3 O से क्या बन जाएगा, एक तरह से 2 तो H2O और एक क्या बन जाएगी, CO2, ठीक है। तो ऐसी कोई कठिन अभिक्रिया तो है नहीं, पर ये अभिक्रिया सब याद करने की है, इनमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, मतलब इनकी कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि ये किस तरह से हुई है, तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। यूरिया की अभिक्रिया NaOBr के 3 अणु लेने हैं, 3 NaBr, 3 ऑक्सीजन, एक N2 निकल जाएगी, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ करके H2 बना लेगी, एक ऑक्सीजन H2 यहाँ बना लेगी, और एक CO2 गैस बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 4, कौन सी पढ़ाई है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। देख लो इधर, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। अब यूरिया की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल उन्हें बोलते हैं जिनमें 2 COOH हों। जैसे मैंने ये बनाया, ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में आपको ये पता है COOH समूह होता है, और डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में 2 COOH समूह होंगे। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मैं इसको बना देता हूँ COOH, बीच में एक CH2 बढ़ा देता हूँ, अब भी एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्योंकि इसमें भी 2 COOH हैं, एक CH2 और बढ़ा देता हूँ बीच में, अब भी ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। समझ रहे हो, CH2 बढ़ाते चल जाओ, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, इस डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में बताए गए थे तुम्हें। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सामान्य नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और इसका नाम मेलोनिक अम्ल, और कोई इसका नाम बता सकता है क्या, सक्सिनिक अम्ल। ये कौन सा है, सक्सिनिक अम्ल। तुमको ये ट्रिक बताई थी मैंने, ओम्स GA, समझ गए क्या। 2 कार्बन वाला तो ऑक्जेलिक अम्ल, 3 कार्बन वाला मेलोनिक अम्ल, 4 कार्बन वाला सक्सिनिक अम्ल, ऐसे आगे ग्लूटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, ऐसे बढ़ते चले जाओगे आगे। तो अभी तो अपन को इन दोनों से काम है, ऑक्जेलिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल से। यूरिया की अभिक्रिया हम ऑक्जेलिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल से कराएंगे, और ऑक्जेलिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल दोनों ही क्या हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। क्लियर। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी,
यूरिया लिया अपन ने, इसको ऐसे बना देते हैं NH2CONH2, यूरिया ही है ना, NH2CONH2 यूरिया ही है। और यूरिया की अभिक्रिया अपन सलोइस से कराते हैं, कौन से अम्ल से? ऑक्जेलिक अम्ल से। ये COOH हो गया और ये भी COOH हो गया। अरे ये ऑक्जेलिक अम्ल ही है ना, अरे वही तो है COOH। तो 2 H2O का निष्कासन हो जाएगा और एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक बनेगा। चक्रीय मतलब बंद श्रृंखला वाला, जिसमें रिंग होगी, वलय होगी। तो 2 H2O का निष्कासन होकर के ये बन जाएगा, देखो ढंग से, C+O इधर, इससे दो क्या जुड़े होंगे? NH, एक NH ऊपर और एक NH नीचे, सही है। फिर ये H2 निकल गया तो फिर इससे क्या जुड़े होंगे? C+O और C+O, ये जुड़ेंगे ना भाई। तो ये एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक बन गया, बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक बन गया, सही है। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिल यूरिया। हाँ, इसको याद रखना, ये बन गया ऑक्जेलिल यूरिया। तुम तो ऐसे याद रखो, यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराएं तो ऑक्जेलिल यूरिया बनेगा और 2 H2 अणुओं का क्या हो जाएगा? निष्कासन। इसी तरह से यूरिया की अभिक्रिया आप किससे कराते हैं? मेलोनिक अम्ल से। बिल्कुल डिटो इसी तरह से, C+O NH2 और NH2। ये कौन है? यूरिया। और इसकी अब मेलोनिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। मेलोनिक अम्ल आपको याद होगा, ऊपर COOH, बीच में एक CH2 आएगा ना इसमें, सही है क्या? बीच में एक CH2 आ गया, ये कौन सा अम्ल है? मेलोनिक अम्ल। तो यूरिया की अभिक्रिया आपके हम इससे करा रहे हैं मेलोनिक अम्ल से, तो वही H2 निकलेंगे 2 और 2 H2 निकल करके बना दो, क्या बनेगा देखते हैं। C+O, यहाँ NH और यहाँ भी NH, सही है। फिर इससे क्या जुड़ जाएगा? C+O, बीच में क्या आएगा? CH2, फिर क्या आएगा? C+O। इसको बोलेंगे मेलोनिल यूरिया। मेलोनिल यूरिया, ऐसे याद रखें। ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया यूरिया से कराई, ऑक्जेलिल यूरिया बना, और मेलोनिक अम्ल की अभिक्रिया यूरिया से कराई तो मेलोनिल यूरिया बना। क्लियर? अच्छा, इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बारबीट्यूरिक अम्ल। मेलोनिल यूरिया को बारबीट्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, जो एक प्रशांतक औषधि है। मेरी बात को सुनो, मेलोनिल यूरिया को किस नाम से भी जानते हैं? बारबीट्यूरिक अम्ल, जो एक प्रशांतक औषधि है। प्रशांतक औषधि उन्हें कहते हैं जो मानसिक रोगों के उपचार में काम आती हैं। मानसिक रोग समझ गए? मानसिक रोग होते हैं चिंता, तनाव वगैरह। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाए, उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये औषधियाँ काम आती हैं, जिन्हें हम प्रशांतक औषधियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बारबीट्यूरिक अम्ल एक प्रशांतक औषधि है। अब यूरिया का उपयोग, मान ले कोई पूछ ले आपसे, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यूरिया का उपयोग बताइए, या ऐसे कह दे यूरिया के 2 उपयोग लिखिए, हैं? अब तुम ढूंढोगे यार कॉपी में तो कहीं लिखा ही ना है, तो खुद का दिमाग लगा सकते हैं। तो यूरिया उर्वरक के रूप में काम आता है, खाद के रूप में नहीं आता क्या? एक उपयोग तो अपने दिमाग से लिख सकते हैं कि यूरिया, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूरिया का उपयोग खेतों में रासायनिक खाद के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है, कुछ भी लिख सकते हो। और एक यूरिया का उपयोग ये भी लिख सकते हो, प्रशांतक औषधि बारबीट्यूरिक अम्ल के निर्माण में काम आता है। लिख सके है ना? प्रशांतक औषधि कौन सी? बारबीट्यूरिक अम्ल के निर्माण में ये काम आता है। अरे ना लिख सकें का? अब गले नहीं सोचें पेपर में आ जाए ऐसे क्वेश्चन बन के, नहीं जो डायरेक्ट तो कॉपी में लिख ही नहीं रहे, पेपर में आ जाते हैं इस तरह से। यूरिया का उपयोग लिखो।
अब लड़का ने सोचे यार हमको यूरिया के उपयोग तो गुरुजी ने पढ़ाया ही ना है, तो बात हम खुद को विवेक काम में लेकर आओ। सही है ना मेरी बात? तो ऐसे क्वेश्चन में भी यहाँ के ध्यान रखना आ जाए तो। बारबीटूरिक अम्ल क्या है? एक प्रशांतक औषधि है। मैं इसमें भाषा तो नहीं लिखा रहा हूँ, एक सेक्शन में भाषा लिखाई है, पर ये तुम्हारे समझ में आ गई होंगी। इसके बगल में लिख लेना बारबीटूरिक अम्ल के बगल में क्या? प्रशांतक औषधि। और इनको फटाफट नोट करो। और कोई भाषा लिखनी हो तो पड़ोसी कॉपी में तो लिख ले। आवाज नहीं करें। यह बात कौन सी ताप का प्रभाव पड़ा है को ना। अगर किसी को ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, आगे के 2 बेंच खाली पड़े हुए हैं, वो आगे आ जाए। आज जो टेस्ट हुआ है उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया रही होगी, है ना? 13वें चैप्टर का तो एक ही क्वेश्चन दिया है शायद मैंने, कर्टियस और हाफमान ब्रोमेमाइड, दोनों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। कर्टियस और हाफमान ब्रोमेमाइड पेपर में आने के पूरे चांस रहेंगे। और बाकी क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन दिए थे वो पहले चैप्टर के दिए हैं, और वो भी सरल से दिए। मैंने कही जाने पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, सरल अंते पता लग जाए वो। तो ऐसे कितने हैं जिनके सब सही हैं, पता रहे? एक भी ना है? वही एक भी ना है का? सही है साहब? तेरे सही है? तेरे क्या गलत है? चौहत्तर लिखे परसेंट लगा देती, पीछे परसेंट को चिन्ह लगा दे, 74% बन जाएगी जब सही हो जाएगा। कितने अगन के 4 सही हैं? पता लग जाओ बेटा, कल ही रिपोर्ट आ जाएगी तुम्हारी, है ना? कौन कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन कौन सही है। अब एक काम करियो, अब काय को टेस्ट है आगे? फिजिक्स को है, मैथ को है? कब है? कल की छुट्टी रहेगी शायद, परसों होएगा, है ना? अरे ओए, तुमको टाइम भी खूब मिला पढ़वे का, एक दिन को गैप लग रहा है। एक दिन को गैप मिले ना, ऐसी मौज कब मिलेगी? एक दिन को गैप भी मिल रहा है और जब भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो पिटवे के काम है। केमिस्ट्री के अगले टेस्ट में अभी बता देता हूं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर वो कौन सा त्रिविम रसायन हो रहे ने, 16 का 2 और 16। अरे 16 में पढ़ाऊंगा, वह संग संग पढ़ लीजिए। अभी टेस्ट हो रहा है आज ही, और चैप्टर नंबर 2 है, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देना, टाइम मिले जैसे जैसे। हालांकि अभी फिजिक्स और मैथ के टेस्ट हैं, उन्हें पहले दे लीजिए, बाकी बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और 16 में पढ़ाऊंगा ही, यहाँ संग संग तैयार कर लेना। अरे लिख लिया होगा। अगली रिएक्शन देखो, आवाज बंद करो। तो यूरिया की हम एक तरह से 4 रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था यूरिया की हमने क्षारीय प्रकृति, नंबर 2 पढ़ा था यूरिया का जल अपघटन, नंबर 3 सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया, और नंबर 4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया, और नंबर 5 है ताप का प्रभाव। यही होगा। अब तो संग संग आ जाएंगे सब। देखो इधर सामने
नंबर 5, ताप का प्रभाव। चैप्टर छोटा हुआ है, 2 टॉपिक या में हटाएं 5 टॉपिकों में से, तो हर टॉपिक ये समझ लो जो अब तुम पढ़ रहे हो सब इम्पोर्टेंट है, किसी में से भी आ सकता है। टॉपिकों की संख्या कम हुई है तो वेटेज तो उतना ही है। पहले भी ये चैप्टर 3 नंबर का था और अब भी 3 नंबर का है, और जब चैप्टर घटाया है तो जो टॉपिक पहले कम इम्पोर्टेंट थे वे भी अब इम्पोर्टेंट बन गए हैं। सही है ना, अब तो कुछ भी आ सके। ताप का प्रभाव, तो यूरिया को अपन को 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है, 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 155 है का। तो इधर सुनो मेरी बात, यूरिया को 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है। तो यूरिया के 2 अणु, सामने ध्यान, NH2CO NH2, एक अणु तो ये, और ये दूसरा अणु भी बनाना है यूरिया का, NH2CO NH2, और टेम्परेचर कितना है 155 डिग्री सेल्सियस। मतलब यूँ समझ लो एक बर्तन में आपने यूरिया ले लिया है ना, उसमें यूरिया के काफ़ी सारे अणु होंगे। अब उस बर्तन को आप गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर कर दिया है आपने 155 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से अमोनिया का निष्कासन हो जाएगा NH3 का। सही है, 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 2 अणु अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा, अमोनिया अणु निकल जाएगा और क्या उत्पाद बनाएंगे, जो बनाए वो बना देते हैं NH2CO, फिर क्या आएगा NH। सही है, ये NH3 निकल गया, बाद में क्या बचेगा CONH2, ये बचेगा, और संग में एक अणु का किसका निष्कासन हो जाएगा NH3 का। तो अपन ऐसे कह सकते हैं 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 2 अणु अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा क्या बनाते हैं, बाई यूरिया। ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, बाई यूरिया। ठीक है, बाई यूरिया जो होता है ये कैसा ठोस है, श्वेत रंग का ठोस है। ठीक है, बाई यूरिया श्वेत रंग का ठोस है। अगर इस बाई यूरिया को कॉपर सल्फेट के क्षारीय विलयन में डालें, अभी कॉपर सल्फेट को क्षारीय विलयन बन गो का, अरे KOH क्षार है, कॉपर सल्फेट का ये क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन मतलब क्षारयुक्त विलयन। इस विलयन में ये विलयन नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो कैसा होता है, नीले रंग का। अगर इसमें अपन बाई यूरिया को डाल दें तो इस विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। सही है, मतलब अपन कह सकते हैं कि बाई यूरिया जो है कॉपर सल्फेट के क्षारीय विलयन में बैंगनी रंग देता है। ठीक है, अच्छा, ये परीक्षण कहलाता है बाईयूरेट परीक्षण। और ये परीक्षण क्या काम आता है, यूरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। बात को समझो, मान लो मैंने आपको एक मिश्रण दिया जिसमें कई पदार्थ हैं। एक मिश्रण दिया, उसमें मान लो जल है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और यूरिया है, और मैंने उस मिश्रण को आपको दे दिया और कहा कि इसमें चेक करो यूरिया है या नहीं है। तो आपने क्या किया, उस मिश्रण को 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करो। जैसे ही 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप उस मिश्रण को गर्म करोगे तो यूरिया के अणु आपस में क्रिया करके बाईयूरेट नाम का श्वेत ठोस बनाएंगे। श्वेत ठोस बाईयूरिया नाम का, उस ठोस को पृथक करो और पृथक करके कॉपर सल्फेट के क्षारीय विलयन में डालो। अगर विलयन का रंग कैसा हो गया, बैंगनी, तो कह दोगे कि इस मिश्रण में क्या उपस्थित था, यूरिया। तो कोई मिश्रण है या कोई भी पदार्थ है, कोई भी विलयन है तुम्हारे पास और उसमें यूरिया प्रेजेंट है या नहीं है, इसका पता इस बाईयूरेट परीक्षण से लगा सकते हैं। तो बाईयूरेट जो ये परीक्षण है, इसकी सहायता से यूरिया की उपस्थिति का पता लगाया जाता है।
सही है। बुक में ये भी क्वेश्चन है, बाईयूरेट परीक्षण क्या है। मैं बुक के क्वेश्चन संग में बताते जा रहा हूँ। बाईयूरेट परीक्षण क्या है ये बुक में है, तो यही लिखना है 155 डिग्री सेल्सियस पर जब यूरिया 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 2 अणु अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा संयोजित होकर उत्पाद बाईयूरिया बनाते हैं, जो एक श्वेत ठोस है। ऐसे लिख सकते हो अपनी भाषा में। यह बाईयूरिया कॉपर सल्फेट के क्षारीय विलयन का रंग बैंगनी कर देता है। यह परीक्षण बाईयूरेट परीक्षण कहलाता है। इस परीक्षण की सहायता से यूरिया की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इस रिएक्शन को लिख देना। समझ गए मेरी बात को? तो चलो यहां तक लिख लो। एक सेक्शन है तो लिख रखा है, एक सेक्शन लिखो, मैं बोल रहा हूं। हेडिंग डालो नंबर 5, ताप का प्रभाव। लिखो इसमें पहले देखो 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 2 अणु अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा श्वेत ठोस, थोड़ा स्पीड से लिखो, अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा श्वेत ठोस बाईयूरिया बनाते हैं। बाईयूरिया बनाते हैं जो कॉपर सल्फेट के क्षारीय विलयन में बैंगनी रंग देता है। कॉपर सल्फेट के क्षारीय विलयन में बैंगनी रंग देता है। आगे लिखो, यह परीक्षण बाईयूरेट परीक्षण कहलाता है। बाईयूरेट परीक्षण कहलाता है। और लिख लो, इस परीक्षण की सहायता से यूरिया की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण की सहायता से यूरिया की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एक काम करो, ये रिएक्शन लिखो। आवाज नहीं, फटाफट यार रिएक्शन नोट करो। और अब आगे समझो। ये तो बात हुई 155 डिग्री सेल्सियस की। अब बात करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस की, है ना। 155 डिग्री सेल्सियस पर तो यूरिया अणु जो हैं वो बाईयूरिया का निर्माण करते हैं। और 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है ये देखो अब, ठीक है। ताप का प्रभाव ही पढ़ रहे हैं। पहले ताप का प्रभाव हमने 155 डिग्री सेल्सियस पर देखा, अब ताप का प्रभाव हम 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखेंगे। सामने ध्यान दो, मैं यूरिया बना रहा हूँ, क्या ढंग से समझना। NH2CONH2 यूरिया ही है ना, केवल लिखने का तरीका चेंज किया है। NH2CONH2, इधर उधर सरक जा, ना दिख रहा तो आगे आ जा। NH2CONH2 यूरिया ही है ना ही। अब टेम्परेचर कितना है, 155 नहीं है, 170। तो 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा, ढंग से देखना। यहां से तो अमोनिया का निष्कासन होगा। पहले अमोनिया पहले भी निकली थी, पर पहले अभिक्रिया में भाग ले रहे थे यूरिया के 2 अणु और उनके मध्य से उनमें से निकली थी अमोनिया। अब के 170 डिग्री सेल्सियस पर जो यूरिया अणु है उसमें से ही अमोनिया निकलने लग जाएगी।
ठीक है। अब जैसे ही अमोनिया निकलेगी, ये आधा बंद यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये बंद यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो एक तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। ढंग से देखें तो आप N ऊपर क्या H, यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड O। सही है क्या, ये बनेगा। अब ये किसमें आगे देखो, इसमें क्या होगा, फिर यहां से निकलेगा H प्लस। H प्लस निकलते ही ये पूरा बंद यहां शिफ्ट होगा, पूरा बंद बचेगा। इस कार्बन पर मुझे लगता है एकदम 5 बंद बन जाएंगे, क्योंकि 4 तो पहले से ही बने हुए हैं। क्या 5 बंद बन सकते हैं क्या? 5 बंद नहीं बन सकते, तो इस कार्बन से जुड़े पाई बंद के इलेक्ट्रॉन अगले परमाणु पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये बंद यहाँ आएगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, क्योंकि इस कार्बन पर 5 बंद बनेंगे, तो इस बंद से जुड़े इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन पर क्या आवेश आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा, तो ये H प्लस यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। यहाँ से H प्लस हटा था ना, अरे H प्लस हट गया ना, और जैसे ये बंद यहाँ टर्न होगा, O पर क्या आएगा माइनस, और ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ढंग से देखें तो N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। अरे ये सिंगल बॉन्ड बचेगा OH, इस तरह का उत्पाद बनेगा। इसको बोलेंगे साइनिक अम्ल। ये H प्लस त्यागता है, एक अम्ल है, इसको बोलेंगे कौन सा अम्ल, साइनिक अम्ल। मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूं तो 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर निष्कासन किसका हुआ है, यहाँ पर अमोनिया का। 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया अणु, मतलब एक अणु, अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा किसका निर्माण करेगा, साइनिक अम्ल का। अब के साइनिक अम्ल बनेगा। अगर 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तो यूरिया के 2 अणु अमोनिया का निष्कासन करके बाई यूरिया बनाते, पर अगर 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर है तो यूरिया का 1 अणु अमोनिया का निष्कासन द्वारा साइनिक अम्ल बनाएगा। फिर क्या होगा, साइनिक अम्ल के अणु आपस में, देखना क्या होगा, ये साइनिक अम्ल बनेंगे। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड COH साइनिक अम्ल ही है ना, अरे वही है ना, N ट्रिपल बॉन्ड COH, ये भी साइनिक अम्ल है। N ट्रिपल बॉन्ड COH, ये भी साइनिक अम्ल ही है। अरे ये तीनों साइनिक अम्ल है ना, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये कार्य हो रहा है, ढंग से समझो तो 170 डिग्री सेल्सियस पर बर्तन में जितने भी यूरिया के अणु होंगे सब साइनिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे, और फिर ये साइनिक अम्ल के 3 अणु आपस में जुड़ेंगे। बर्तन में साइनिक अम्ल बन गए कितने सारे, वे सब साइनिक अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे। 3 साइनिक अम्ल के अणु आपस में जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कैसे, अब इसको देख लो। ये बंद टूटेगा, नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन की विद्युत अधिक है। ये बंद टूटेगा, नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, और ये बंद टूटेगा, नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस आपस में जोड़ दो, एक चक्रीय यौगिक बन जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, बड़ा कठिन काम है। यहाँ पर यहीं से देखो OH, यहाँ कार्बन है, इधर देखो यहाँ डबल बॉन्ड N, सही है। इस कार्बन पर क्या आवेश है प्लस, और इस पर क्या है माइनस। ये प्लस वाला इस N के साथ बंद बना लेगा, सही है। फिर क्या बचेगा, डबल बॉन्ड C, और इधर कौन OH। इस कार्बन पर प्लस है, ये नीचे वाले नाइट्रोजन से बंद बना लेगा। यहाँ डबल बॉन्ड C और नीचे क्या OH, और इस नाइट्रोजन और प्लस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बुद्धि लगाओ अगर समझ में आए तो। यहाँ डबल बॉन्ड बचेंगे ना बीच में, N और C एकांतर क्रम में ही तो आएंगे, देख लो एकांतर क्रम में ही तो है, N C N C N,
और बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह चलेगा। और सब जगह OH। तो ये एक चक्रीय यौगिक बन गया बंद श्रृंखला वाला। इसको बोलेंगे सायन्यूरिक अम्ल। कौन है? सायन्यूरिक अम्ल। ठीक है, मैंने स्टार लगाया था, पूछा जा सकता है। टेम्परेचर देगा तुमको, अगर 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे जब तुम बाई यूरिया बनाना, और टेम्परेचर अगर 170 डिग्री सेल्सियस दे तो सायन्यूरिक अम्ल बना के आना है। दोबारा सुन लो, 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया अणु अमोनिया के निष्कासन, अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा सायनिक अम्ल बनाता है। फिर आगे लिख देना 3 सायनिक अम्ल के अणु, 3 सायनिक अम्ल के अणु संयोजित होकर मतलब जुड़कर सायन्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? निर्माण। ठीक है, और फिर ये दोनों रिएक्शन लिख के आनी है, ये वाली और ये वाली। समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? अबे भोंट मिल गए सब। देखो नीचे देखो 170 डिग्री से यही रिएक्शन चल रही है अभी, है ना, ताप का प्रभाव भी चल रहा है। नीचे लिखो इसमें 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या मैं कट गई, 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया अणु अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा, अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा सायनिक अम्ल का निर्माण करता है, सायनिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, और आगे इसी में लिखो 3 सायनिक अम्ल के अणु संयोजित होकर 3 सायनिक अम्ल के अणु संयोजित होकर सायन्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, सायन्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सायन्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन दोनों रिएक्शनों को नोट कर लो। बुक है क्या कोई के पास? अगली रिएक्शन कौन है? कोई लाया हुए गलती से? अरे बुक है का? खुद आगे जो कम है का, या आगे भेज दे। रख दे, अभी तो मुझे याद आ रही है रिएक्शन। कितनी रिएक्शन हो गई टोटल? 5। 1-2 और हैं बस, फिर यूरिया फिनिश। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर इजीली आते हैं, पर याद ही ना हो, बस समस्या ही है। गलत मत बना लियो, आराम से देख के नहीं। ये रिएक्शन अलग तरह से लिखी है मैंने।
ना दिख रहा होए, आगे आ जाइयो। हाँ, नंबर 6 देखो। सामने ध्यान, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन शब्द तो पहले भी सुना है हमने। यूरिया की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन से। सामने ध्यान दो, देखो इधर, यूरिया NH2CO NH2, ठीक है, और यहाँ की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा रहे हैं। हाइड्रोजन तो पढ़ा होगा तुमने, NH2 यही होगा हाइड्रोजन। अरे यही तो हाइड्रोजन बोलते दिखे। का फॉर्मूला हाइड्रोजन को? मैंने कहीं पहले शब्द काम में लियो का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अमोनिया व्युत्पन्न हाइड्रोजन बने जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराएं। कुछ इस तरह की अभिक्रिया कहीं पहले आई होगी, और मुझे तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला यही याद आ रहा हो, शायद यही हो तो दिखे। काई को निष्कासन होएगा? अमोनिया को। मैं कछु भूल तो ना रहा हूं, खैर। अरे यही है कन्फर्म। सब महान ही महान मिल गए। NH2CO NH, और मुझे देख लेंगे भाई, तुम्हारा कोई भरोसा ना है। हाँ, ये समझ में आओ का यहाँ तक? कोई हम कठिन चीज है का? यूरिया की अभिक्रिया अपन ने काइते कराई हाइड्रोजन से, तो काय को निष्कासन हो जाएगा? अमोनिया को। और अमोनिया को निष्कासन होकर के ही बनेगा, ये तो दिख रहा होगा तो है। यह कोई पहचान सके तो यह बोले सेमी कार्बेजॉइड। ये भी कहीं आया है। जब अपन ने एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अपन ने हाइड्रोजन से कराई, तो वहां पर एक रिएक्शन ये भी थी। एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किससे भी कराई गई थी? सेमी कार्बेजॉइड से। ये वही सेमी कार्बेजॉइड है, ठीक है। तो याद रख लेना, यूरिया की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया अणु का निष्कासन होता है, और अमोनिया अणु के निष्कासन द्वारा उत्पाद क्या बनता है? सेमी कार्बेजॉइड। इसको भी हम यूरिया का एक उपयोग कह सकते हैं, क्योंकि सेमी कार्बेजॉइड कई कार्बनिक अभिक्रियाओं में काम आने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो सेमी कार्बेजॉइड बनाने में भी यूरिया का क्या किया जाता है? उपयोग। जैसे यूरिया का मान लो उपयोग पूछे तो खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में, बारबिटूरिक अम्ल प्रशांतक औषधि के रूप में बनाने में, सेमी कार्बेजॉइड निर्माण में यूरिया काम आता है। तो यूरिया की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो सेमी कार्बेजॉइड बनता है, ठीक है। एक और देख लो, नंबर 7, फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया। यूरिया की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से। यह देख लो, ये कंफ्यूज करेगी। यूरिया इस तरह से लिख देता हूं, NH2CO NH2, ये यूरिया है, और यूरिया की अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का बोले? अरे फॉर्मेल्डिहाइड यही हो बे का, या मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? CH2 डबल बॉन्ड हो, ये लिख दिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O। यूरिया की अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हैं, सही है। बंधा तोड़ दूं, उधर के तोड़ दूं, चल, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे
और या में नाइट्रोजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस, तो EH प्लस यहाँ से हट के यहाँ जुड़ जाएगा और CH2 पे प्लस है, CH2 का जुड़ जाएगा NH से। ऐसे इधर समझ ले भले, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस और N पे माइनस, तो EH प्लस यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। सिंपल समझें तो एक बड़ा ही जटिल सा उत्पाद बनेगा भाई। उत्पाद बनाते हैं, क्या बनेगा देखो, यहाँ CH2 आएगा और नीचे O माइनस से कौन जुड़ जाएगा, H प्लस, CH2 नीचे का आएगा OH, ई CH2 पे प्लस है, ई NH से जुड़ जाएगा, इधर का आएगा यहाँ पे NH। बड़ी उटपटांग सी रिएक्शन है। फिर का आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर इधर भी का बचेगा NH, सही है। फिर आगे NH से कई बंद बनाएगा CH2 और नीचे का आएगा यहाँ में OH। तो ऐसा ऊटपटांग सा उत्पाद बनेगा, यह बोलते हैं मेथिलॉल यूरिया। ठीक है, क्या नाम है को, तो यूरिया की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो मेथिलॉल यूरिया नाम का उत्पाद बनता है। एक घटिया क्वालिटी की रिएक्शन पर बुक में है, बुक में का बाहर के क्वेश्चन में भी है, सही है। ई फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया यूरिया की, तो देख ले कैसे हुई है, दोबारा देख ले एक बार। यूरिया दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु, ठीक है, यानी कि दोनों H प्लस है तो यहाँ जोड़ दीजिए, OH बन जाएंगे दोनों तरफ और CH2 NH से जोड़ दीजिए दोनों तरफ के इनमें, तो ये बनेगा मेथिलॉल यूरिया। तो डायरेक्ट कोई पूछे यूरिया की अभिक्रिया अगर अपन ने हाइड्रोजन से कराई तो सेमी कार्बोजोड बनता है, और यूरिया की अभिक्रिया अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो मेथिलॉल यूरिया बनता है। अरे ठीक है, दोनों रिएक्शन डायरेक्ट नोट कर लो। और भी हैं का कोई, और नया का छुई। लिख लिया ना, और नीचे लिख लियो यूरिया के उपयोग।
हाँ, यूरिया के उपयोग डाल दिया हेडिंग लिख लो हमें। नंबर एक कृत्रिम नाइट्रोजनी खाद के रूप में, समझ गए का? अरे कृत्रिम खाद ही तो है, और नाइट्रोजनी खाद का मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद है। नंबर एक कृत्रिम नाइट्रोजनी खाद के रूप में। नंबर दो प्रशांतक औषधि बारबीट्यूरिक अम्ल के निर्माण में। प्रशांतक औषधि बारबीट्यूरिक अम्ल के निर्माण में। और नंबर तीन लिख लो, एक और बताया ना मैंने, सेमी कार्बेजोइड के निर्माण में। सेमी कार्बेजोइड के निर्माण में। ठीक है, और बुक के क्वेश्चन मैंने अभी बताए, देखो या मैं सुन लो। यूरिया के जो किताब में क्वेश्चन है, एक तो यह है यूरिया का बाईयूरेट परीक्षण क्या है, रासायनिक समीकरण सहित दीजिए। बिल्कुल शांत रहे, पढ़ा है ना बाईयूरेट परीक्षण, अभिक्रिया सहित लिखना है। एक क्वेश्चन है यूरिया के निम्न के साथ अभिक्रिया दीजिए, फार्मेल्डिहाइड के साथ, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है, हाइड्रोजीन के साथ, ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, और एक है मेलोनिक अम्ल के साथ, मेलोनिल यूरिया बनता है, बारबीट्यूरिक अम्ल। एक क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, कोष्टक में लिख रहा है अभिक्रिया सहित, जिसमें ए है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये एमीन की है का, और ब लिख रहा है यूरिया का दुर्बल मोनो अम्ल क्षारक व्यवहार। अरे वो यही मोनो अम्ल क्षारक व्यवहार, एक अम्लता वाला व्यवहार, वो पूरा समझाना है बा में हुई अनुनादी संरचना वगैरह बना के। एक क्वेश्चन है विभिन्न माध्यम में यूरिया के जल अपघटन की अभिक्रियाओं को लिखिए। विभिन्न माध्यम में मतलब अम्लीय माध्यम में, क्षारीय, और जल के साथ भी लिख दीजिए। एक क्वेश्चन ये भी है यूरिया का संरचना सूत्र लिखिए और IUPAC नाम लिखिए। संरचना सूत्र बना देखो NH2CONH2 और काय लिखना है IUPAC ना। तो ये क्वेश्चन यूरिया के हैं, और कोई क्वेश्चन ना आया हमें। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ेंगे हम कौन सा, नाइट्रो यौगिक। अगले हेडिंग डाल लो, नाइट्रो यौगिक। अब एक बार यार शांति से समझो, देखो नाइट्रो यौगिक जो होते हैं इनमें NO2 समूह होता है। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, नाइट्रो यौगिकों में कौन सा समूह होता है, NO2। नाइट्रो यौगिकों में NO2 समूह होगा, ये NO2 समूह है, नाइट्रो समूह है, यह बोले नाइट्रो समूह। तो नाइट्रो यौगिकों में NO2 समूह होता है जो एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल को मतलब समझ के होंगे मैथिल एथिल वगैरह, और एरिल को मतलब समझ के होंगे बेंजीन वलय वगैरह, बेंजीन वलय एरिल समूह। तो सिंपल सी बात यहीं से स्टार्ट करते हैं, सुन लो एक बार और। नाइट्रो यौगिकों में NO2 समूह होता है जो एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा होता है। जो नाइट्रो यौगिक होते हैं इनके सामान्य नाम नहीं होते, इनके केवल कौन से नाम होंगे, IUPAC। अब तक अपन ने जितने भी कार्बनिक यौगिक पढ़े उनके पहले सामान्य नाम पढ़ते थे, और फिर कैसे पढ़ते थे, IUP। अभी तो बढ़िया है, इनके सामान्य नाम नहीं है, क्या है, IUPAC। नाइट्रो यौगिक तीन तरह के हैं, एक 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। सही है। 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक में क्या होगा कि जो NO2 समूह होता है, या ऐसे लिख दूं सॉल्ट में, वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। ये हो जाएगा एक तरह से 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक। समझने की कोशिश करना बात को, है ना।
है तो नाइट्री यौगिक, नाइट्रो यौगिक तो है ही यही। हमें नाइट्रो समूह जो है एल्किल समूह से जुड़ रहा है, ये बंडगिरी नाइट्रो यौगिक है क्योंकि इसमें नाइट्रो समूह बंडगिरी कार्बन से जुड़ रहा है। ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? बंडगिरी कार्बन। तो तुम समझ गए होंगे 3 तरह के हो सकते हैं ये नाइट्रो यौगिक, बंडगिरी, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे मैंने ये बनाया CH3 CH CH3 और NO2। अब ये 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक है, इसमें नाइट्रो समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यह H हटा करके भी CH3 लगा देते तो 3 डिग्री। 3 तरह के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इनका फिर अपन IUPAC नाम देखेंगे, सामान्य नाम इनके है ना। ठीक है, तो यही तो स्टार्ट कर ले। लिखो लिखो नाइट्रो यौगिकों में नाइट्रो समूह, नाइट्रो यौगिकों में नाइट्रो समूह, कोष्टक में यह बनाओ, नाइट्रो यौगिकों में नाइट्रो समूह यह बनाओ, यह है एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा होता है। नाइट्रो समूह एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है, और यही में अगली लाइन से लिखो नाइट्रो यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रो यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा एक तो ये लिख देता हूं CH3 CH2 NO2। ये कौन सा नाइट्रो यौगिक है? 1 डिग्री। 1 डिग्री है ना, इनमें NO2 समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा हो, दिख रहा हो तो तुम्हें, तो ये है 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक। दूसरा बनाया मैंने CH3 CH, हवाल ही बता के हटाऊं, CH3 NO2, या मैं NO2 समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक। और एक 3 डिग्री भी बना सकें क्या? CH3 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 NO2, इसमें नाइट्रो समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, 3 डिग्री कार्बन है, तो ये कहीं कहलाएगा 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक। तो नाइट्रो यौगिक भी 3 तरह के हो सकते हैं, बात नहीं करें बिल्कुल। तो नाइट्रो यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सही है, तो इसको कोई खास बात है नहीं, तीनों ने बना ले और नीचे लिख लेना इस तरह से। यह गड्ढा से मिटा रही का आवाज है, कब पीछे से आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है गड्ढा से में तो आवाज आ रही हो है, उसका देखो यहाँ में। लिख लिएगा ये। अब हेडिंग डाल लो नीचे, नाइट्रो यौगिकों का IUPAC नामकरण। नाइट्रो यौगिकों का IUPAC नामकरण। चलो पहले इनके IUPAC नाम लिखते हैं, तीनों लिख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड पर। मेरी बात सुनना, पहले IUPAC नाम तो बाद में लिखेंगे, पहले बात है सुन लो। IUPAC पद्धति में NO2 समूह प्रतिस्थापी होता है, क्रियात्मक समूह नहीं है।
जैसे तुमने देखा होगा एल्कोहलों में OH समूह होता है, वो क्रियात्मक समूह होता है। अरे हो गए ना। कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है। NO2 समूह जो है, ये NO2 समूह प्रतिस्थापी है, ये क्रियात्मक समूह नहीं है। तो नाइट्रो यौगिकों में उपस्थित NO2 समूह प्रतिस्थापी होता है। तो अब तुम बात को समझ गए होंगे। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन, नंबरिंग इधर से करेंगे। ये NO2 कौन है, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी? प्रतिस्थापी। तो नंबरिंग करते समय प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को कम से कम अंक दे देंगे, 1 और 2, इस तरह से नंबरिंग उधर से हो जाएगी। IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी से पूर्व अंक लिखते हैं 1 नाइट्रो। सही है। सबसे पहले प्रतिस्थापी के बाद क्या लिखते हो, एल्क लिखा जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर जो श्रृंखला में उपस्थित है। कितने कार्बन हैं, 2, तो एल्क क्या लिखोगे, एथ। उसके बाद Ane9 का नंबर, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है तो एन। अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्रियात्मक समूह कोई है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 नाइट्रो एथेन। ऐसे ही इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी, 3 की। नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, NO2 से जुड़े कार्बन को 2 ही नंबर आना है, 2 ही आना है का। सबसे पहले प्रतिस्थापी 2 पर नाइट्रो, फिर एल्क, कार्बन की संख्या श्रृंखला में कितनी है, 3, एल्क क्या आएगा, प्रोप, और पीछे क्या लगाओगे, एन। इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी, 3 की। चाहे ये चयन कर लो चाहे ये चयन कर लो, कोई सी कर लो, 3 की आनी है। नंबरिंग 1, 2 और 3, इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं। मैथिल एथिल भी प्रतिस्थापी होते हैं IUPAC में, और नाइट्रो भी प्रतिस्थापी हैं। तो पहले दोनों प्रतिस्थापी को लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला की हेल्प लेते हुए। नाइट्रो की मीनिंग N से चालू और मैथिल की M से। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले M आता है, तो क्या लिखोगे, 2 मैथिल, 2 नाइट्रो, और अंत में अनुलग्न क्या लगेगा, प्रोपेन, मतलब प्रोप और पीछे एन। सही है। एक ये भी बना देते हैं, चलो ये भी एक नाइट्रो यौगिक ही है, 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक है। अरे नाइट्रो समूह से एरिल समूह जुड़ा हुआ है। इसका IUPAC नाम लिखें तो 1 नाइट्रो बेंजीन। कहाँ हो गई गड़बड़। कितने कार्बन की श्रृंखला, 6 की। बलय श्रृंखला नहीं, बलय 6 की। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी 1 पर नाइट्रो, और बाकी शेष बचे का IUPAC नाम क्या है, बेंजीन। तो ये 1 नाइट्रो बेंजीन, और 1 को लिखना जरूरी नहीं है, नाइट्रो बेंजीन ही बोल देते हैं। ये नाइट्रो बेंजीन है या 1 नाइट्रो बेंजीन है, हमें ठीक है, इसको जटिल काम आगो का। तो एक आध लाइन लिख लो या मैं IUPAC नामकरण में। देखो IUPAC पद्धति में नाइट्रो समूह प्रतिस्थापी होता है। IUPAC पद्धति में नाइट्रो समूह प्रतिस्थापी होता है जिसका पूर्व लग्न, प्रतिस्थापी होता है जिसका पूर्व लग्न नाइट्रो लिखा जाता है। और इन चारों के IUPAC नाम लिख लो। इनके सामान्य नाम नहीं है।
IUPAC नाम है। अब पढ़ेंगे हम नाइट्रो यौगिक निर्माण की विधियां। ठीक है, हैंड डालो, नाइट्रो यौगिक निर्माण की विधियां। थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा ले यार। नाइट्रो यौगिक निर्माण की विधियां। ठीक है, नाइट्रो यौगिक बनाने की विधि देखो। सबसे नंबर पहली है, इधर ध्यान दे लो केवल, है ना। अब ऊट पटांग से अभिक्रिया आएंगी हमें। देख ले, बात बंद हो जाए तो, बात अंत फुर्सत मिल जाए तो सामने भी देख लीजिए। नाइट्रो यौगिक निर्माण की विधियां। नंबर 1, हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बन तो जानते होंगे, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु हों। तो हाइड्रोकार्बन से अपन बनाएंगे कौन? नाइट्रो यौगिक। चलो सबसे पहले मैं एल्केन लेता हूं। एल्केन ले लिया मैंने, कौन सा? मैथेन। मैथेन ही है ना, या ऐसा बना दूं तो CH3H, मैथेन ही है ना। कौन है? मैथेन। तो एल्केन की अभिक्रिया अपन को, हाइड्रोकार्बन ही तो है एल्केन, तो एल्केन की अभिक्रिया अपन को 673 केल्विन ताप पर, ठीक है, 673 केल्विन ताप पर नाइट्रिक अम्ल से करानी है। उच्च ताप पर, मतलब नाइट्रिक अम्ल HNO3। जब एल्केन की अभिक्रिया अपन उच्च ताप पर नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और नाइट्रो यौगिक का क्या हो जाएगा? निर्माण। ये नाइट्रो यौगिक बनेगा CH3NO2, 1 नाइट्रोमेथेन। मैं IUPAC नाम बोलूँगा, सही है ना, 1 नाइट्रोमेथेन। और संग में क्या निकल जाएगा? H2O। मैं दूसरा लेता हूँ, आपके एथेन लेता हूँ, CH3CH3। एथेन ही है का? ठीक है, या कि अभिक्रिया भी वही किससे करा रहे हैं? डायरेक्ट लिख दूं HNO3। उच्च ताप है कितना? 673 केल्विन। वही इसमें से H निकलेगा और इसमें से क्या निकलेगा? OH। सही है का? क्या होगा? तुम्हारी ना हुई, हल्ला मत करे, समझ में पे ध्यान दे ले। या में तो H निकलेगा और या में तो क्या निकलेगा? OH। तो NO2 चाहे H यहाँ तो निकाल दो, चाहे यहाँ तो निकाल दो, ये की बात है। यहाँ ते H हटा करके NO2 जुड़ जाएगा, या यहाँ ते, तो एक तो उत्पाद ही बनेगा CH3CH2NO2। ढंग से समझ लीजिए, यह बोल सकते हैं हम 1 नाइट्रो एथेन। हवाली नाम बताया है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बन सकता है, देखो इसमें CH3NO2 भी बन सकता है। लड़का कहे ये कैसे बन सके? मैं इनकी उच्च ताप है, कोई जरूरी थोड़ी है कि बंद यहां से भी तो टूट सके, बीच में थे ताप उच्च होने की वजह से CH3 बचेंगे और वहां में से क्या निकल जाएगा? OH। और NO2 यहां भी जुड़ सके, डायरेक्ट CH3NO2 भी बन सकता है। मतलब सिंपल भाषा में ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं, समझ लीजिए ना, इनमें गलती करें। एल्केन की अभिक्रिया जब हम उच्च ताप पर नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ऐसी स्थिति में नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण बनता है। मतलब एक से अधिक प्रकार के क्या बनेंगे? नाइट्रो यौगिक। यहां तो एक ही बनेगा, कोई दूसरा बन ही ना सके, पर यहां पर एक तो H हट करके यहाँ NO2 जुड़ सके, एक तो ही बन सके,
और ये बंध भी टूट करके NO2 जुड़ सकता है, इससे CH3NO2 भी बन सकता है, पर मेन प्रोडक्ट तो यही होगा, मतलब ज़्यादा तो यही बनेगा। अच्छा अगले पे देख ले, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH3, अब ढंग से देखो वही HNO3, 673 केल्विन ताप, इससे अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कई तरह के नाइट्रो यौगिक बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं आप बना सकते हो। एक तो ऐसे बन सकता है कि यहाँ से H निकले और NO2 यहाँ जुड़ जाए, यहाँ पे H और यहाँ में तो H। एक तो ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 NO2, एक H यहाँ से भी हट करके NO2 जुड़ सकता है, एक ये भी बन सकता है CH3 CH NO2 CH3, यहाँ से H हट करके NO2 जुड़ा तो यही बनेगा। अच्छा अब बंध बीच में से टूट सकते हैं, CH3NO2 भी बन सकता है, और एक कौन सा भी बन सके CH3 CH2NO2, जितने भी पॉसिबल हैं सब बना सकते हैं। मेन प्रोडक्ट ये होगा, याद रखें तो रख लेना, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये बनेगा। 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक है ना, यहाँ से H निकलेगा तो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, अरे H निकलेगा 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, जो सबसे अधिक स्टेबल होता है। देखो यहाँ से H निकलेगा 1 डिग्री बनेगा, ये बंद बीच में से टूटेगा दोनों ही 1 डिग्री बनेंगे, ये बंद यहाँ से टूटेगा तब भी दोनों 1 डिग्री बनेंगे, पर अगर H यहाँ से निकलेगा तो 2 डिग्री वाला बनेगा। और 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक क्या होता है, स्थायी, हमेशा उत्पाद वह बनता है जो अधिक स्थायी होता है, तो मैं नहीं तो ये बनेगा सबसे ज़्यादा, मतलब और कम मात्रा में बनेंगे। तुम तो सिंपल याद रखो इन तीनों की रिएक्शन, मैथेन की, एथेन की, और ये कौन है, प्रोपेन की। तो मैं जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, जितने भी नाइट्रोगिक बन सकते हैं, सब बना के आने हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो, डाल लो नंबर 1 हाइड्रोकार्बन से ऊट पटांग रिएक्शन है भैया की, हाइड्रोकार्बन से देखो एल्केन 673 केल्विन ताप पर 673 केल्विन ताप पर 673 केल्विन ताप पर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण बनाते हैं। ये सब नाइट्रो एल्केन ही तो हैं, कोई नाइट्रोमेथेन है, कोई नाइट्रो एथेन है, नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण बनाते हैं। तो ये 3 अभिक्रिया हैं, एक मैथेन की, एक एथेन की और एक प्रोपेन की। 3 अभिक्रिया को नोट कर लो। बड़ी ऊटपटांग रिएक्शन है। जो पढ़ने नहीं आए उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, हैं? वे यूट्यूब पे से देखेंगे। पर क्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि ऊपर से फॉक्स आ रहा हो ना,
तो या मैं साफ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, क्या ही मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है वीडियो। लिख लिया, आगे बढ़े। तो नंबर 1 तो ये पढ़ी अपन ने। इसी में ही एक रिएक्शन और बताता हूं, चलो। अरे नाइट देख आवाज कर रहा है। हाइड्रोकार्बन से अपन क्या बना रहे हैं, नाइट्रो यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन मैंने पहले तो एल्केन ली है। एल्केन की अभिक्रिया आप 673 केल्विन ताप पर नाइट्रिक अम्ल से कराएं तो कई तरह के नाइट्रो यौगिक बन जाते हैं, नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण बनता है। जैसे मैंने ये लिया प्रोपेन, तो 4 तरह के नाइट्रो यौगिक बन जाएंगे। मैंने एथेन लिया तो 2 तरह के बनेंगे। तो नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण बनता है। अगर मैं लगभग 1 घंटा 12 मिनट की तो रिकॉर्डिंग है और 15-20 मिनट पहले 1.5 घंटे का। ना नाश्ता मंगा रहे हैं, चिंता मत करें। चलो तो फिर कल देखेंगे। अभी रुक जा। एक रिएक्शन और रह रही है, हम बात देख जा। चलो